हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। तभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। मुग्धा का बदन से बुखार से तप रहा था, ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी जिस किसी तरह से सब्जी चलाए जा रही थी। तभी उसका देवर राज वहाँ पानी पीने को आए। उसने मुग्धा के हाव भाव देखे तो उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, भाभी आपको तो तेज बुखार है। हाँ, मुग्धा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। सुबह कुछ नहीं था, दोपहर से अचानक भैया को बताया। नहीं, वो तो परसों आने को ही वाले हैं, वैसे भी बेकार के परेशान होंगे। आज तो रात तो हो गई है, बस कल की बात है। अरे लेकिन राज की फिक्र कम नहीं हुई थी, मगर मुग्धा के उसी दिलासे देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली बुखार ही तो है, तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनते ही बुला लूँगी। मुग्धा की नकल उतारकर चिढ़ाते हुए राज ने उसके हाथ से बेलन छीन लिया और बोला, लाइए मैं बना देती हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। ना ना ना, लेट गई तो मैं अब बीमार और हो जाऊँगी। मुग्धा बैठने वालियों में से नहीं थी। वह बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वो दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। मुग्धा का पति विनय कंपनी की किसी काम से 3 दिन के लिए बाहर गया था। वह कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था, सो किसी का भी काम के लिए वो उसे ही भेजते थे। मुग्धा का 21 साल का देवर राज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। विनय जैसा प्यार करने वाला पति पका कर मुग्धा भी खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और कुछ बहुत खोज के निजी स्कूल में पढ़ती थी। दोनों से मिलकर घर का खर्चा अच्छे से निकल आता। ससुराल गांव में रहते थे। देवर राज अपनी पढ़ाई के चलते उनके साथ ही रहता था। ज़िंदगी में कभी भी तो बस यही कि खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी। 10 साल के बाद भी उनके कोई औलाद नहीं थी। अब मुग्धा 35 साल की हो चुकी थी। उसकी उम्र बाकी टीचरों के उनके बच्चों के साथ देखती तो उन चाहते हुए भी उसे रोना ही आ जाता था। वह अपनी डायरी के पन्ने इसी पीढ़ी से रंगती जाती। रोटियां बन चुकी थी। राज ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामने समेटने लगा। मुग्धा ने सिर पीछे को और टिकाते हुए आंख बंद कर ली। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहीं तूफान सिर से गुजरने लगा, जिसका शोर मुग्धा आज तक नहीं भाप पाई थी। राज की गर्दन धीरे धीरे मुग्धा की ओर घूम चुकी थी। वह कनखियों से मुग्धा की फिटिंग वाली समीज में कैद उसी को उभारने देखते हुए लगा था। मुग्धा की सांसें के साथ जैसे जैसे वे ऊपर नीचे होती, वैसे वैसे राज के अंदर का शैतान जागता जाता था। हो गया बस काम। बर्तनों की आवाज़ बंद जानकर मुग्धा ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल दी। राज हकबका गया और बोला, हाँ हाँ भाभी, हो गया। कहकर राज ने जल्दीबाजी बाकी काम निपटाया और खाने की चीज़ों को उठाकर मेज पर ले गया। मुग्धा ने मुश्किल से 2 रोटियां खाई, वह भी राज की जिद पर। जब ज़बरदस्ती सब्जी उसके प्लेट में डाल दे रहा था, खाने के बाद मुग्धा सोने जाने लगी तो राज बोला, भाभी 15 मिनट के लिए आगे वाले कमरे में बैठिए ना, मैं आपके लिए दवा ले आता हूँ। अरे नहीं, रात तो भर में उतर जाएगा। मुग्धा ने मना किया, लेकिन राज कहाँ मानने वाला था। मैं पास वाले केमिस्ट से भी ही दवा ले आ रहा हूँ भाभी, जहाँ से आप मांगती हैं। हमेशा दरवाज़ा बंद कर लीजिए, मैं अभी आया। कहता हुआ वह निकल गया। मुग्धा ने दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ गए। राज ने तय कर लिया था कि आज तो वह अपने मन की कर ही रहेगा। इस बीच केमिस्ट की दुकान आ गए। क्या बात है राजू बाबू? केमिस्ट ने राज को खोया सा देखा तो पूछा। राज का ध्यान वापस दुकान पर आया। दवा चाहिए थी, उसने जवाब दिया। अबे वो तो यहाँ क्या मिठाई मिलती है? केमिस्ट उसे छेड़ते हुए बोला। वह उसका पुराना दोस्त था। राज मुस्कुरा उठा और कहा, अरे जल्दी देना। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट के हैरत से उसकी ओर देखा। कौन सी दवा चाहिए यह तो बताओ। राज को याद आया कि उसने तो सचमुच कोई दवा मांगी नहीं है। उसने ऐसे बोला
बोल दिया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार है, ज़रा नींद की गोली देना। नींद की गोली बुखार के लिए सोचते हुए केमिस्ट ने उसे देखा। वह खुद भी मुग्धा के हुस्न का दीवाना था। हमेशा उसके बारे में चटकारे ले कर बातें किया करता था। उसने राज के मन की बात ताड़ ली। ऐसे ही बातें का उसे बहुत अनुभव जो था। उसने दिन की गोली के साथ बुखार की भी दवा दे दी। राज ने लिफाफे जेब में रखा और तेजी से वापस चलने को हुआ कि तभी केमिस्ट चिल्लाए, अरे भाई, खुराक तो सुन ले। राज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह काउंटर पर आया। केमिस्ट ने उसे डोज बताई और आंख मारते हुए बोला, यह नींद वाली एक से ज़्यादा मत देना, टाइट चीज़ है। अबे क्या बकवास कर रहा है? राज ने मन का डर उसकी जवाब से बोल पड़ा। उसकी तो चोरी की दाढ़ी में तिनका वाला हालात हो ही वह जानने लगा। केमिस्ट पीछे से कह रहा था, अगली बार को भी याद कर लेना दोस्त। राज उसको अनसुना करते हुए आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोर बैल बजाते ही मुग्धा ने दरवाज़ा खोला और फिर बोली, यहीं बैठी थी लगातार? जी भाभी, आइए अंदर चलिए, राज ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। मुग्धा अपने कमरे में आकर लेट गए। राज ने उसे पहले बुखार की दवा दी। मुग्धा दवा लेकर सोने के लिए लेटने लगी तो राज ने उसे रोका। भाभी, अभी एक दवा बाकी है, कितनी सारी ले आए भैया? मुग्धा ने थकी आवाज़ में बोली और बाम लेकर माथे पर लगाने लगी। भाभी दीजिए, मैं लगा देता हूँ, कहकर राज ने उससे बम की डिब्बी ले ली और उसके माथे पर लगाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मुग्धा को नींद वाली गोली भी खिला दी और लिटा दिया। राज उसका माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पुष्टि करने के लिए मुग्धा को आवाज़ दी, भाभी सो गई क्या? कोई जवाब नहीं मिला। राज ने उसके चेहरे को हिलाता डुलाकर भी देख लिया। कोई प्रक्रिया पाकर वह समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। राज की कनपट्टी में खून तेजी से दौड़ने लगा। वह बित्ती बिजली ही छोड़ा मुग्धा के ऊपर आ गया। मर्यादा के औरान प्याज के छिलके की तरह उतरने चलते गए। कमरे में आए भूचाल से मेज पर रखी विनय मुग्धा की तस्वीर गिरकर टूट गई। सब कुछ शांत होने पर राज थक कर चूर हो गया। मुग्धा के बगल में लेट गया। बस अब बुखार उतर जाएगा भाभी जी, इतना पसीना जो निकलवा दिया मैंने आपका। राज बेशर्मी से बड़बड़ाया और मुग्धा की कुछ तस्वीर खींचने के बाद उसे कपड़े पहना दिया। मुग्धा अब तक धीमी धीमी करा रही थी। राज पलंग से उतरा और खुद को पहनने लगा। तभी उसकी नज़र आधी खुली दराज पर गई। भूल से मुग्धा अपनी डायरी में उसे छोड़ी हुई थी। राज ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पेज पर जाकर उसकी आंखें अटक गई। वह अभी अपनी कमीज के सारे बटन भी बंद नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही। वह अपलक उस पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें मुग्धा ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया औलाद के लिए। मेरा बेटा मेरे पास था और मैंने उसे पहचान ही नहीं पाई। जब से मैं यहाँ आई उसे बच्चे के रूप में देखा तो आज अपनी कोख के बच्चे के लिए अब इतनी चिंता क्यों? मैं बहुत जल्द राज को कानूनी प्रक्रिया से गोद लूँगी। राज की आंखें आगे अंधेरे छाने लगा। वह सिर पकड़कर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर भागकर मुग्धा के पैर को पकड़कर अपना माथा उसके रगड़ते हुए रोने लगा। भाभी मुझे माफ़ कर दो। क्या यह क्या हो गया मुझसे? अचानक राज का ध्यान मुग्धा के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्दी से ज़मीन पर गिरी उसके हेयर क्लिप्स उठाई और मुग्धा का सिर अपने गोद में रखकर बालों को संवारने लगा। वह किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप्स अच्छे से उसके बालों में लगा कर राज उठा और घर से निकल गया। अगली सुबह तकरीबन 8 बजे मुग्धा की आंखें खुली। उसका सिर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने आखिरकार बोल ही दिया, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। मुग्धा के सिर में जैसे करंट लगा। वह सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। तभी इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपके देवर राज की लाश पास वाली नदी से मिली है।
उसने रात को खुदकुशी कर ली। मुग्धा का कलेजा मुंह को आने लगा था। वह हड़बड़ाकर पलंग से उठी, लेकिन लड़खड़ाकर गिर गई। एक महिला सिपाही ने राज के मोबाइल और कैद मुग्धा की कल की रात वाली तस्वीरें उसे दिखाई और कड़क कर पूछा, कल रंगीलियाँ मनाते मनाते ऐसा क्या कह दिया तूने से, तू जो उसके अपनी जान दे दी। तस्वीर देखकर मुग्धा हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालात से उसे इस ऐसे ही किसी घटना का शक तो हो रहा था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। वह फुट फुट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उसका महिला सिपाही को अभी कुछ न पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकता पूरी कर वहाँ से लौट गया। धीरे धीरे औरतों की भीड़ भी बांटती गई। विनय का फ़ोन आया था कि वह आ रहा है। घबराते नहीं, लेकिन मुग्धा बस सुनती रही। उसकी सुनी आंखों के सामने राज का बचपना चल रहा था। अब वह नई नई इस घर में आई थी। दोपहर तक विनय लौट आया और भागते हुए मुग्धा के पास कमरे में पहुंचा। वह जड़वत अभी भी पलंग पर बैठी शून्य में ताक रही थी। विनय ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन मुग्धा का शरीर एक और लुढ़क गया। मुग्धा मुग्धा चीखता हुआ विनय ने उसे झकझोर रहा था, पर मुग्धा कभी न जागने वाली नींद में सो चुकी थी। तो दोस्तों, ऋतिका राइटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।